अजीज़ तलबा, आज हम माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की 12वीं दर्जे की जो टॉपिक चल रहे हैं उसका नावल वाला उसका पार्ट 2 पढ़ेंगे। तो सभी अपनी बुक्स निकालें सफ़ा नंबर 20 पे। और पहले हमने नावल पढ़ा, अब नज़ीर अहमद के बारे में, डिप्टी नज़ीर अहमद के बारे में पढ़ेंगे। मौलवी नज़ीर अहमद 1836 में बिजनौर में पैदा हुए। 1836 कहाँ? बिजनौर। वालिद का नाम मौलवी सआदत अली था। नज़ीर अहमद ने अरबी फ़ारसी की इब्तिदाई तालीम अपने वालिद से हासिल की। तो शुरुआती जो पढ़ाई थी उनकी इब्तिदाई शुरुआत तो तालीम किन से हासिल की? उन्होंने अपने वालिद साहब से। फिर मौलवी नसरुल्लाह खां साहब डिप्टी कलेक्टर बिजनौर से। कौन? मौलवी नसरुल्लाह। तो वो क्या थे? डिप्टी कलेक्टर बिजनौर। उनसे क्या सीखा? अरबी की तालीम सीखी। नुजूम कहते हैं ज्योतिषी। नुजूम ज्योतिषी का है। ज्योतिषी जानते हैं, जो भविष्य को बताते रहते हैं, वो नुजूम। मुंतिक और फ़िलसफ़ा पढ़ा। ये नुजूम, मुंतिक और फ़िलसफ़ा किन से पढ़ा? मौलवी नसरुल्लाह खां, जो क्या थे? डिप्टी कलेक्टर थे। कहाँ के? बिजनौर के। और ये भी बिजनौर में पैदा हुए। तो अरबी की तालीम नजूम तो नजूमी की तालीम ज्योतिषी वाली वो भी सीखी। एक चीज़ और है इसके अंदर, मुंतिक और फ़िलसफ़ा। मुंतिक और फ़िलसफ़ा को आज हम थोड़ा समझेंगे। क्यों? क्योंकि टीचर्स को भी कभी कभी बहुत सारी थोड़ी प्रॉब्लम्स आती है इस टॉपिक के अंदर। मुंतिक, फ़िलसफ़ा, हिकमत, इसको थोड़ा सा मैं समझाता हूँ। मैं भी ज़्यादा इसमें एक्सपर्ट नहीं हूँ मुंतिक फ़िलसफ़ा, पर इसको थोड़ा सा, कुछ लोगों के पास 0 होता है और कुछ के पास होता है 50%। तो 0 वाले को चाहिए वो 50 से तो सीख ले। 100, हर इल्म कभी 100% नहीं होता। तो जितना मुझे इल्म है उतना जो नहीं है वो सीख ले बस। वरना मैं भी इसके अंदर, इन टॉपिक के अंदर एक्सपर्ट नहीं हूँ, हिकमत, मुंतिक और फ़िलसफ़ा। फिर भी इनको समझ लेंगे होते क्या। पहले अपन शुरू करते हैं मुंतिक से। मुंतिक की है कि भाई बात करना, गुफ्तगू करना, अच्छे अंदाज से गुफ्तगू करना और दलीलों से गुफ्तगू करना, ये है मुंतिक। कोई भी बात हम कहें तो उसको दलील से कहेंगे। तो अगर इस बात का इल्म अगर हमको हासिल करेंगे तो वो इल्म क्या कहलाएगा? मुंतिक का। कि लोगों से बात कैसे की जाए, दलीलें कैसे दी जाए, इसका भी इल्म होता है, इसकी भी तालीम होती है, इसका भी एजुकेशन होता है। तर्कशास्त्र जिसे हम कहते हैं, तर्क, लॉजिक, तो वो मुंतिक। बात करना, अच्छी बात करना, दलीलों के साथ करना, ये है मुंतिक। जैसे मैं कुछ इसके एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे माना कि मैं कहता हूँ कि भाई इंसान फानी है, फना होगा, मरेगा। फिर मैंने कहा कि कंजा भी फानी है या फातिमा भी फानी है। तो अब दोनों चीज़ों को समझो भाई। जब इंसान मरेगा तो फातिमा भी इंसान है, वो भी मरेगी। तो दलील दे दी मैंने। कोई पूछे भाई फातिमा क्यों मरेगी? तो वो इंसान है इसलिए मरेगी और हर इंसान को मरना है। तो ये दलील हुई। मैं कहूँ कि साहब सूरज मशरिक से निकला था कल, आज भी सूरज मशरिक से निकलेगा और कल भी सूरज मशरिक से, आज भी सूरज मशरिक से निकला है और कल भी सूरज मशरिक से निकलेगा। क्या मैं सही हूं? नहीं। अब यहां दलील दी जाए क्यों। ये जो टॉपिक मैंने, वो बात सही है, कल सूरज मशरिक से निकला है, था बिल्कुल सही। आज मशरिक से निकला है, सही है। कल सूरज मशरिक से निकलेगा, ये चीज सही नहीं है।
क्योंकि हम देखते हैं कि जब बताते हैं क़यामत के आसार में, और वो मशरिक़ से नहीं वो मगरिब से निकलेगा, तो ये बात सही नहीं है। तो मेरी इस बात को दलील के साथ रद्द कर दिया जाएगा कि नहीं आप गलत बोल रहे हो, कल सूरज मशरिक़ से निकले ये ज़रूरी नहीं है। वो बात सही है कि फ़ातिमा फ़ानी है क्योंकि वो मरेगी। क्यों मरेगी भाई? क्योंकि वो इंसान है इसलिए मरेगी, मैंने दलील ये दी। लेकिन मैं कहूँ के साथ सूरज कहाँ से निकलेगा? मशरिक़ से। कल ज़रूरी नहीं। मैंने दलील क्यों दी? क्योंकि बताया गया है कि सब क़यामत के आसार में वो जो सूरज है वो कहीं से भी वो मगरिब से निकलेगा, सूरज अपना रुख फेर लेगा। तो ये मुंतिक़ है, अपनी बात को दलील से समझाना। जिसके पास इसका इल्म होता है उसकी बात बहुत अच्छे तरीके से लोगों तक पहुंचती है। उसके बाद आता है फ़िलसफ़ा। फ़िलसफ़ा देखो, फ़िलसफ़ा बहुत, या अपन फ़िलसफ़े को अगर अपन एक ही चीज़ में समझें, सोचने, अक्ल लगाने, सोचने का इल्म, सोचने वाला है इंसान, सोचे कि जो ज़ाहिरी जो चीज़ हमारे सामने है इसकी खारजी और हकीकत क्या है, ये क्यों वजूद में आई। इसे कहते हैं इल्म आगाही, नॉलेज, ज्ञान। और यही क्या है हमारा फ़िलसफ़ा है, मतलब अच्छी बात सोचना, गौर व फिक्र के साथ सोचना, और उस बात को फ़िलसफ़ा कहा जाता है। फ़िलसफ़े की और कुछ इसमें जो डेफिनेशंस हो सकती हैं वो भी आप देख लें। इसमें क्या बहुत प्रॉब्लम आती है कभी कभी, हम तो फ़िलसफ़ा ना इसमें कहा भाई, तो उसके हकीकत, किसी भी शय के पीछे क्या रीज़न है। जैसे माने पानी किन से मिलकर बना होता है? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये साइंस ने प्रूफ कर दिया, लेकिन फ़िलसफ़ा यहाँ तक नहीं रुकता है। फ़िलसफ़ा क्या करता है? फ़िलसफ़ा कहता है कि पानी को बनाने का मकसद क्या था और कौन सी ताकत है जो उसके पीछे है। यानी अल्लाह ताला की तरफ ले जाने वाली जो चीज़ है वो है फ़िलसफ़ा। यानी बुनियादी सवाल, इंसान के जहन में कुछ चीज़ों को लेकर जो सवालात पैदा होते हैं उन तक हमारी रसाई हो, तो वो चीज़ें फ़िलसफ़ा। ये हुआ तो कैसे हुआ, क्यों हुआ? साइंस रुक जाता है और साइंस के बाद जो चीज़ आती है फ़िलसफ़ा आता है। साइंस ने तो ईजाद कर दी, लेकिन ऐसा क्यों हुआ? उसके पीछे कौन सी चीज़ थी? इंसान की बॉडी यूं बनी, लेकिन इंसान को बनाने का मकसद, उसके पीछे क्या चीज़ें थी, तो वही क्या कहलाएगा? हमारा फ़िलसफ़ा कहलाएगा। यानी इंसान की गौर व फिक्र करने की जो ताकत होती है वो फ़लसफ़ा कहलाता है। और फ़लसफ़ा में एक पश्तो का एक शेर है कि भाई अगर उसके अंदर से, फ़लसफ़े के अंदर से मज़हब को, अगर दीन को निकाल दिया जाए, सही बात है, क्योंकि फ़लसफ़े का आखिरी स्टेप यही होता है कि इसके पीछे कौन सी ताकत है, किसी चीज़ को बनाने के पीछे कौन सी ताकत है, वो फ़लसफ़े का आखिरी स्टेप होता है। और जब आखिरी स्टेप पर जाते हैं तो फिर खुदा ताला का ही वजूद सामने आता है। और खुदा ताला का जब वजूद सामने आ जाएगा तो फिर मज़हब बहुत ज़रूरी है। तब कहता है कि फ़लसफ़े के अंदर से अगर मज़हब को निकाल दिया जाए तो फिर वो फ़लसफ़ा नहीं रहता है, वो और ही चीज़ बन जाता है। इसे फ़लसफ़े के अंदर मज़हब बहुत लाज़मी है, क्योंकि साइंस इनकार कर देता है खुदा का, लेकिन फ़लसफ़ा इनकार नहीं करेगा। साइंस यूँ इनकार कर देता है कि साइंस ने तो खोज कर ली, अब खोज की तो बता दिया उसने कि पानी जो है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से मिलकर बना हुआ है, लेकिन क्यों बनाया गया पानी को, क्यों, और कौन सी इसके पीछे ताकत थी, ये तो फ़लसफ़ा ही बताया। और फ़लसफ़े से ऊपर भी एक चीज़ और है, हिकमत, अक़ल।
अक्लमंदी। हालांकि तीनों वर्ड जो है फ़लसफ़ा, मंतिक और हिकमत, वो एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ लगता है, लेकिन थोड़ा सा स्लाइटली फ़र्क है जितना मैं समझता हूँ। अब और बड़े बड़े आलिमों को ज़्यादा नॉलेज होगी, मुझे जो लगता है वो हिकमत मानी अक्लमंदी, खुद की अकल लगाना, खुद अक्ल, ये हिकमत। अक्ल, अक्ल होती है अक्ल से ऊपर, अक्ल तो सब में ही है, छोटी मोटी थोड़ी मोटी, बेहतरीन अक्ल, वो हिकमत कहलाती। माना कि खुद की अक्ल, वो हिकमत है। या फिर हिकमत का दूसरा है कि इसके पीछे कौन सी चीज़ छिपी हुई है, इस बात को कहने के पीछे कौन सी छिपी चीज़। इंसान को पैदा किया तो उसके पीछे अल्लाह ताला की हिकमत है, मतलब उसकी अक्लमंदी है, उसकी बात है, वो हिकमत है। तो अगर हम इन चीज़ों को लें, मंतिक, हिकमत और फ़लसफ़ा, तो इसका एक एग्जाम्पल मैं देता हूँ, सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर हो जाएंगी। तो इसका एग्जाम्पल में ये है कि किसी के घर में 2 बच्चे हुए और दोनों में से एक माजूर है, माजूर विकलांग है, और एक सही है। अब दोनों का अगर हम बात करेंगे तो मुंतिक से बात करें, दलील के साथ बात करेंगे हम, तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? हम सीधा सीधा कहेंगे अल्लाह ताला ने एक के साथ तो अच्छा किया और एक के साथ गलत किया। तो ये तो नॉर्मल बात होगी। मुंतिक कहाँ है? मुंतिक मतलब अब कोई पूछ ले इसके पीछे कैसे कैसे कह रहे हो तो दलील से बताएंगे, फिर वो मुंतिक है। दलील से एक भाई यार क्यों नहीं किया, अच्छा यार ये चल सकता है, ये चल फिर नहीं सकता, ये दौड़ भाग कर लेगा, ये नहीं कर पाएगा, इसको सारी चीज़ों की परेशानी उठानी पड़ेगी, उसको नहीं उठानी। तो ये मुंतिक हो गई, दलील से बात कर ले। तो मुंतिक ने तो कह दिया कि नहीं अल्लाह ताला ने इसके साथ तो अच्छा किया और इसके साथ बुरा किया। अब साइंस आ जाए, तो साइंस तो खुदा की बात तो कुछ कहेगी नहीं, वो तो बीमारी बताएगी भाई इसके अंदर बीमारी थी इसलिए लंगड़ा पैदा हुआ और ये सही पैदा हुआ क्योंकि इसके अंदर कोई बीमारी नहीं थी। और फिर जैसे ही इस बीमारी का हम पता लगा लेंगे, पता लगाने के बाद इस बीमारी जब पता लगा लेंगे हम इलाज शुरू कर देंगे। ये साइंस यहाँ तक होगी। अब आता है फलसफा। फलसफा रुकने का नाम, आखिर हुआ तो क्यों हुआ, इसके पीछे क्या रीजन था, कौन था ऐसा, वो क्यों हुआ ऐसा, ये फलसफा। साइंस वहीं रुक गई, फलसफा आपको खुदा तक लेकर जाएगा। फलसफा हमेशा जानने की कोशिश में रहेगा कि आखिर क्यों एक बच्चे को तो सही पैदा किया और दूसरे को गलत पैदा किया। तो फिर उसको जो जवाब मिलेगा, और फलसफा जब तक चलता रहेगा जब तक उसको जो जवाब मिलेगा लास्ट में कि ये अल्लाह ताला की हिकमत थी, उसकी अक्लमंदी थी, उसके पीछे उसकी हिकमत कार फरमा थी, उसकी सोच थी, अल्लाह ताला की ही सोच थी, ये हिकमत। मैंने कोई चीज़ बनाई, क्यों बनाई? फलसफा वहाँ तक तो पहुँच गया, या उसको पहुँचता रहेगा, लेकिन फ़लसफ़े के बाद जो चीज़ आती है वो आती है हिकमत, अक्लमंदी। तो क्या कहा कि भाई अल्लाह ताला की हिकमत इसके पीछे कार फरमा है। तो ये थोड़ा स्लाइडली वरना कई जगहों पर तो मंतिक और फ़लसफ़ा को एक ही बात समझा जाता है, लेकिन थोड़ा समझा मंतिक के अंदर बात करने का अंदाज़ है दलीलों के साथ, और फ़लसफ़े के अंदर है कोई भी चीज़ का वजूद क्यों आया, उसके अंदर तक का रीज़न लेना, उसका मकसद क्या है, उसकी मकसदियत क्या है, ये चीज़ें। जैसे फ़लसफ़े में और आता है कि भाई
अपन बात करें भाई मुसलमानों का उरूज ज़वाल, क्यों वो उरूज पर गए, क्यों अब उनको ज़वाल हो गया, निम्न स्तर पर आ रहे हैं। तो क्यों आ रहे हैं? उरूज ज़वाल का तो पता लग गया, या फिर अपन बहस करेंगे भाई कौम का यूं उरूज हुआ और क्यों ज़वाल हुआ, यूं उरूज हुआ यूं ज़वाल हुआ, लेकिन हम कहें क्यों, वो क्यों हुआ। उसके बाद जो चीज़ आएगी वो फ़लसफ़ा आएगा, तारीख का फ़लसफ़ा है कि हमारा रीज़न निकाल के लेके आए। तो फ़लसफ़ा क्या करता है, कायनात, ये जो दुनिया है उसकी हकीकतों को तलाश करता है। कायनात की हकीकत क्या है, इस चीज़ की हकीकत क्या है, कहाँ से वजूद में आई, क्यों हुई, और फ़लसफ़ा। और अफलातून कहता है कि फ़लसफ़ा तलाश हकीकत का नाम है, हकीकत की तलाश, ये फ़लसफ़ा, हकीकत की तलाश करना। जब तलाश मिलती है तो लास्ट में क्या चीज़ दिखती है, हिकमत है। वो चीज़ हुई वो अल्लाह ताला की हिकमत से हुई, और इंसान की भी हिकमत होना चाहिए। इंसान, वो एक इंसान के अंदर भी होती है हिकमत, अक्ल, इंसान की हिकमत होती है अक्लमंदी, उसके पीछे क्या चीज़ है, तो खुद की अक्ल, बेहतरीन अक्ल, उसको हिकमत बोलते हैं। जो चीज़ रीज़न है, कोई भी हम करते हैं, अब हम कौन सी हिकमत का इस्तेमाल, हमारा कोई विवाद हो जाता है तो अब कौन सी चीज़ का इस्तेमाल करें, कैसे ये सॉल्व होगी, तो वो हिकमत है। हमारी भी हिकमत है, भाई कैसे करें, ये होगा तो ये नतीजा है, वो हिकमत है, खुद की अक्ल, बेहतरीन अक्लमंद। तो ये चीज़ें थी। तो इनकी तालीम जो मुंतिक, फ़लसफ़ा और नजूम की जो तालीम थी वो मौलवी नसरुल्लाह खां, हाँ डिप्टी कलेक्टर भी थे वो, 14 साल की उम्र थी कि वालिद उनकी दिल्ली ले आए, वालिद उनको दिल्ली ले आए और तालीम के लिए आपको मौलवी अब्दुल खालिक के सुपुर्द किया। नज़ीर अहमद ने तालिब इल्म की ज़माने में उस्ताद का हुक्म बजा लाने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। मौलवी साहब के घर का सौदा सलफ लाना, बाज़ार से सामान खरीद के लाना, खाने की सूरत ना होती तो घर घर से खाना मांग कर लाते। उनकी पोती अपने घर और सारे मोहल्ले का मसाला बारीक पिसवाती थी। मौलवी साहब ने उनकी लियाकत और पढ़ाई में उनकी तरक्की को देखकर अपनी पोती की शादी उनसे कर दी। मौलवी नज़ीर साहब, किन्होंने? मौलवी नसरुल्लाह, यही तो थे उनके उस्ताद। दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया, इंतहाई मेहनत और लगन से पढ़ाई पूरी की, फिर मुदर्रिस की हैसियत से पंजाब में तकर्रुर हुआ। मुदर्रिस मानी उस्ताद की हैसियत से, टीचर की हैसियत से पंजाब में नौकरी लग गई, नियुक्ति हो गई, तकर्रुरी। डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस कानपुर और इलाहाबाद मुकर्रर हुए। डिप्टी इंस्पेक्टर मदारिस कानपुर और इलाहाबाद मुकर्रर। मदारिसों के जो इंस्पेक्टर होते हैं, मदरसों के, स्कूलों के जो इंस्पेक्टर होते हैं, वो मुकर्रर हुए डिप्टी। ताज़ीरात हिंद के तर्जुमे का काम भी किया। ये ताज़ीरात हिंद क्या है? हिंदुस्तान के अंदर जो मलिका विक्टोरिया का जो कानून चल रहा था, उस कानून को ताज़ीरात हिंद का कानून कहते हैं। उसका तर्जुमा किया, वो अंग्रेज़ी में था और उसको इन्होंने उर्दू में किया तर्जुमा। 1863 में डिप्टी कलेक्टर बने। सर सालार जंग हैदराबाद ने उनको हैदराबाद बुला लिया। इस सर सालार जंग, हैदराबाद के जो नवाब थे, उनमें से जो नवाब हुए, उनमें एक नवाब थे सर सालार जंग। तो उनका ही वहाँ, उनको सालार जंग, उनके बादशाह नवाबों के चल रहा था सिलसिला, अभी 2-3 से ही चला, उससे पहले वालों से सालार जंग नहीं थे। मीर तुराब अली था नाम शायद, तो उनसे सालार जंग उनको कहा जाता है, हैदराबाद के नवाब। तो वहाँ सर सालार जंग हैदराबाद ने उनको हैदराबाद बुला लिया, उन्होंने बुला लिया उनको। उनके इंतकाल के बाद मौलवी साहब दिल्ली चले आए, और जब सालार जंग का इंतकाल हो गया तो मौलवी साहब वापस दिल्ली आ गए और बाकी ज़िंदगी दरस व तदरीस, पढ़ना पढ़ाना,
और तसनीफ़ व तालीफ, लिखना, किताब लिखना छापना उसको तसनीफ़ व तालीफ कहते हैं, और लोगों को पढ़ाना उसको दर्स व तदरीस। 1897 में उनको शमसुल उलमा का खिताब मिला, और 1897 में उनको शमसुल उलमा का खिताब अंग्रेज़ी सरकार ने दिया, खिताब सरकार देती है। और मैंने बताया था खिताब लक़ब बहादुरी की वजह से, अच्छे कारनामों की वजह से लक़ब दिया जाता है, खिताब सरकार देती है। तखल्लुस शायर खुद रखता है, राइटर खुद रखता है। तो इनको कौन सा नाम मिला खिताब में? शमसुल उलमा। नज़ीर अहमद उर्दू के पहले नावल निगार, मैंने बता ही दिया था मिरातुल उरूस उनका पहला नावल है। आपने गैर शऊरी तौर पर नावल निगारी की शुरुआत की। उन्होंने अपने बच्चों को इब्तिदाई तालीम देने के लिए ऐसे किस्से चुने जो दिलचस्प भी हों और नसीहत आमोज़ भी। नज़ीर अहमद ने नावलों में हकीकी ज़िंदगी की तस्वीर कशी की है, हकीकत से वाबस्ता लिखा है, और मुस्लिम मुआशरत के जीते जागते मरक़े पेश किए। मुस्लिम समाज की जो जीती जागती तस्वीर थी, उन तस्वीरों को अपने नॉवेल्स के अंदर उन्होंने रखा। नज़ीर अहमद का हर नावल इस्लाही है। इस्लाम सुधार के, सुधार क्यों होगा? जब बुराई पैदा होती है तब सुधार होता है। तो उनका हर नावल में इस्लाही सुधार है। अब क्या बुराइयां हों, और किसी ना किसी समाजी ऐब को दूर करने के ख्याल से उन्होंने जब सुधार कर रहे हैं तो कोई ना कोई ऐब है, उन ऐबों को दूर करने के लिए ही, उनकी इस्लाह के लिए, सुधार के लिए ही उन्होंने नावल लिखे। नज़ीर अहमद के नावलों में मकसदियत था। उनका नावल बेमकसद नहीं था, उनको लिखने का एक मकसद था कि लोग इस नावल को पढ़ने के बाद अपनी ज़िंदगी में बदलाव लाएं। ये जो कौम है, मुस्लिम मुआशरा है, वो भी बदलाव लाए। उन्होंने अपने किस्सों से दीनदारी, खुदा तरसी, खुदा से लगाव, डर, और इस्लाह मुआशरत का काम किया, समाज सुधार का। उनके नज़र फ़न की बजाय मकसद पर, उनकी नज़र जो थी ना फ़न, नावल लिखने का फ़न तरीका हो, बहुत अच्छे स्टाइल से लिख दिया, नहीं, मकसद ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता। और उन्होंने यही काम किया। और सब सुधार की बात कर रहे हैं तो मकसद ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होना चाहिए, मकसद पर ज़्यादा तवज्जो की। उन्होंने अपने नावलों में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर कलम उठाया, कई टॉपिक्स पर लिखा उन्होंने, मुख्तलिफ मौजू टॉपिक मौजू। लड़कियों की तालीम और तरबियत पर लिखा, खानादारी घर में कैसे रहें वो लिखा, पाकीज़ा मजहबी फ़िज़ा, साफ मजहबी फ़िज़ा कैसे आए, इस्लामिक फ़िज़ा। उनके ज़ाती तजुर्बात और नज़रियात हमें उनके नावलों में जगह जगह, उन्होंने जो तजुर्बे किए, जो सीखे, वो चीज़ें उनके नावलों में हमको दिखाई देती है। उन नावलों के प्लॉट मरबूत हैं, उनका जो प्लॉट है, किस्सा एक के बाद एक के बाद एक प्लॉट, एक के बाद एक किस्सा चलना, एक किस्सा स्टेप बाय स्टेप, तो मरबूत है, जुड़े हुए, ऐसे नहीं कि कहीं बिखर गए, एक के बाद सिस्टमेटिक से बहुत अच्छे तरीके से जुड़े हुए हैं, पढ़ने में भी मज़ा है। नज़ीर अहमद किरदार निगारी में उन्हें मार, भाई किरदार निगारी मैंने बताई दिया, किरदारों को अच्छे अंदाज से बुलवाना, उनकी तस्वीर कशी करना, डायलॉग्स को उसके किरदार के हिसाब से ही लिखना, तो किरदार निगारी उनकी बहुत अच्छी है। मकाल में लाजवाब, उनके जो लिखा गया किरदार, जो बोलते हैं, बातचीत करते हैं, बड़े अच्छे अंदाज से बोलते हैं। नज़ीर अहमद का पहला नावल मिरातुल उरूस है, जो 1869 में लिखा, उर्दू का भी पहला नावल है। मिरातुल उरूस के बाद उन्होंने बनातुन नाश लिखा, ये नावल 1873 में शाये हुआ। तौबतुन नसूह 1877 में शाये हुआ, 1885 में फसानाए मुब्तला लिखा। इब्नुल वक्त 1888 में शाये हुआ। एक चीज़ यहाँ ध्यान रखना ना, कि जो इब्नुल वक्त का टाइम तुमको अच्छे तरीके से याद हो सकता है। 1888 में शाये हुआ। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, उनका भी पैदाइश का जो दिन है वो 1888, मक्का मुअज़्ज़म। और नज़ीर अहमद ने जो लिखा, क्या इब्नुल वक्त जो नावल लिखा, वो भी 1888। उसके बाद अय्यामी, फिर 1894 में रोयाए सादिक़ा शाये।
उन्होंने इन तमाम नावलों के ज़रिए मुआशरे की इस्लाह करने की कोशिश की और ख़ास तौर पर तालीम नस्वां की अहमियत और ज़रूरत पर जोर दिया। तालीम नस्वां, औरतों की तालीम। तौबतुन नसूह एक मकसदी नावल है। नज़ीर अहमद हर किरदार को बहुत अच्छे ढंग से पेश किया। मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग तौबतुन नसूह का एक जिंदा और फितरी किरदार है। हम जो टॉपिक पढ़ेंगे, तीसरा जो पार्ट आएगा वो सबक आएगा, और वो मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग के, हमको पूरा नावल थोड़ी लिख सकते हैं 12वीं क्लास के अंदर, या तो पूरा नावल किताब है, वहाँ से सिर्फ एक टॉपिक उठाया, मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का किरदार कैसा था, उस किरदार को यहाँ सबक के अंदर लागू किया। जिंदा और फितरी किरदार। ज़ाहिरदार बेग जैसे खुद पसंद, खुशामद, ज़ाहिरदार, नुमाइश परस्त किरदार हर दौर में पाए जाते हैं। सब जगह अपने भी मिल जाएंगे ऐसे लोग। कैसे? खुद पसंद, खुद का ही खुद का सोचने वाले, खुशामद, लोगों की चापलूसी करने वाले दिखेंगे आपको आपके पास, ऐसा लगेगा कि ये तो हमारे ज़ाहिरदार। और नुमाइश परस्त, जो ज़ाहिरदार नुमाइश परस्त, लोगों को नुमाइश करना, दिखावे वाले, बहुत है दिखावा, वो भाई ये देखो मेरे पास ये फलाना ठिकाना, मिलते हैं हमारे आसपास मिलेंगे ऐसे किरदार। ज़ाहिरदार बेग जो असल ज़िंदगी में दौलत और सरवत से महरूम रहा, दौलत और सरवत से महरूम, उसके पास कोई धन दौलत नहीं थी असल ज़िंदगी में। ये सच्ची नहीं है, पर हमारी ज़िंदगी में ऐसे किरदार होते हैं। अपनी लफाजी और जादू बयानी के ज़रिए अपनी शान और शौकत को कायम रखने में मसरूफ़ था। लम्बी लम्बी फेंकता था, बड़ी बड़ी जादू बयानी, उसका जो बात करने का जो अंदाज़ था ना, बड़ा जादू बयान, लोग उससे अट्रैक्ट होते थे। वो बड़ी ऐसे होते हैं हमारे समाज और हमारे गांव में भी ऐसे लोग होते हैं, हमारे आसपास ऐसे लोग होते हैं कि लोग उनके पास अट्रैक्ट होते हैं। होता कुछ भी नहीं है उनके पास, लेकिन उनकी चरब ज़बानी, बयान से, उनके बात करने के अंदाज से लोग उनसे अट्रैक्ट होते हैं, लेकिन पक्कड़ होते हैं वो एकदम। शान और शौकत कायम रखना, वो बड़े उससे और रहते हैं, बड़े पनठनके भी रहते हैं वो लोग। अमीरजादों की सोबत में उठना बैठना, और ऐसे लोग अमीरजादों की सोबत और उनके साथ बैठना तो बड़े उससे चलते हैं वो, बिल्कुल शान से, ओ साहब हम इसके साथ। अमीरों जैसी आदतें अख्तियार करना और उन्हीं लोगों की तरह वज़े-क़ते बनाना। वज़े-क़ते बनाना मतलब अपने आप को सजरा संवारना। मुशायरों और नशिस्तों में बिला तकल्लुफ़ जाना, और ऐसे लोग सब जगह पहुंच जाएंगे। और ख़ुद को जमादार की औलाद ज़ाहिर करना, ख़ुद को अपने आप को बहुत बड़ी बाप की औलाद, जमादार का मतलब यहाँ देखिए इंस्पेक्टर की औलाद, पर वो लोग जो है वो अपने आप को बड़े बाप की औलाद समझेंगे। कुछ ऐसी बातें हैं जिनसे हम उस पुरलुत्फ़ किरदार की शख्सियत के मुख्तलिफ़ पहलुओं से वाकिफ़ हो जाते हैं। गर्चे ये किरदार मुख्तसर अरसे के लिए हमारे सामने आता है, मगर अपनी चरब ज़बानी, वही बोलना, बक बक करना और बड़े उससे लबाब लगा के बोलना, झूठ को सच बनाकर इस तरह पेश करता है कि हमें उसकी गलत बयानी का गुमान नहीं होता। वो झूठ को सच बना देता है, चरब बयान, और आदमी सच मान लेता है। ओए क्या मछली थी, और टेस्ट देखो उसका क्या लजीज थी, कसम है खुदा की, अगर आप खा लेते तो बिल्कुल मज़ा आता, वाह वाह क्या। तो वो चरब बयान, और उससे अपन को मछली क्या, मैं तो कहता हूँ कि भिंडी भी ऐसी लगने लग जाएगी जैसे मछली, अगर वो भिंडी की तारीफ करने लग जाए, क्या भिंडी थी यार, क्या बनाई तुम्हारी भाभी ने, बड़ा मस्त, मज़ा आया। और यहाँ टेस्ट करते, भाई भिंडी है वो, गोश्त तो नहीं, लेकिन उसके अंदाज से ऐसा हो जाएगा कि वो चीज़ हमको गोश्त लगने लग जाएगी। निसाब में शामिल सबक मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग नज़ीर अहमद के नावल तौबतुन नसूह का किरदार है, जिसमें उन्होंने मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग का खाका खींचा है। तो मिर्ज़ा ज़ाहिरदार बेग किस नावल का हिस्सा है? तौबतुन नसूह का।